इसका पहला टॉपिक जो है वो हमेशा की तरह जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आज आपने अपने बारे में बताया नहीं नाजरीन को, ना उनका हाल पूछा। नहीं, मेरे नाजरीन जो है ना, देखने वाले, उन सबको पता है कि हम कौन है। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरा नाम आयशा यूसुफ और मेरे साथ मोहम्मद अकबर बादशाह। बहुत खुश थी आप, मेरा ख्याल है कि आज आखिरी शो है वीक का, तो बस जल्दी जल्दी से जरा। अच्छा, नहीं पता है क्या, देखिए मैं तो अपना माइंड मेकअप करके आई थी कि जाते साथ वीकेंड की बातें करेंगे कि वीकेंड में हमने क्या करना है। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आपका हाल चाल भी पूछूंगी, लेकिन अभी मुझे आप काफी बेहतर लग रहे हैं। लेकिन वो तकरीब आ गई जिसकी वजह से हमें मौका नहीं मिला। सो जबरदस्त तकरीब थी। मैंने सोचा जी अपने टॉपिक की जानिब आ जाते हैं डायरेक्ट, सो दैट कोरोना की बात जरूरी है वो बात हो जाए। कोरोना की बात करते हैं। तो ओवरऑल टॉपिक्स क्या हैं आज? ओवरऑल टॉपिक कोरोना की हमने बात करनी है, इसके साथ साथ वैक्सीन की बात करनी है। कोरोना की बड़े ही ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं अकबर, और काबिल तहसीन है इस वक्त जो सूरत हाल है जहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। माउंटेनियरिंग के सिलसिले में कुछ बात करेंगे, एक कोहपैमा से मुलाकात भी करवाएंगे अपने नाज़रीन की, और विमेन सेफ्टी ऐप बनाई गई है। किसने ये ऐप बनाई है, ये क्यों बनाई गई है, क्या काम करती है, ये हमारे टॉपिक का हिस्सा होगा। तो कोरोना के केसेस नाजरीन बढ़ना शुरू हो गए हैं। तीसरी ये लहर है इस वक्त जो जारी है, और इसकी तबाहकारियां जारी हैं, बहुत तेजी से फैलता है। ये जो यूके वेरिएंट है, यहाँ पर 24 घंटे के दौरान मजीद 40 अफराद कोरोना के बाद जिंदगी की बाजी हार गए हैं, और एक रोज में केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आयशा, 1349 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। पिछले दिन की बात की जाए तो सरबराह एनसीओसी असद उमर ने ये इंदिया दिया था कि अगर एहतियात ना बरती गई तो लॉकडाउन लंबा भी हो सकता है और मजीद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है, लग रहे हैं हालात के 2 हफ्ते में दोबारा चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, या फिर? मुझे लग नहीं रहा अकबर, क्योंकि और लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जब इस तरह से सख्त लॉकडाउन लगता है तो एक डिप्रेशन चारों तरफ हमें नजर आता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं और कोई नजर नहीं आ रहा था, वो गहमा गहमी जो हमारी रोजमर्रा रूटीन का हिस्सा है वो हमें नजर नहीं आती, तो अजीब सा डिप्रेशन होता है। दूसरी जानिब अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो इसका पहला मरहला जो है वो इस वक्त भी जारी है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स और उसके साथ साथ 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है, और जिसकी हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं कि ये वेरिएंट जो है ये किस तरह से कंट्रोल होगा। ये अब तीसरी लहर है, क्या इसके बाद भी दीगर लहरें आ सकती हैं, और कब तक जो है इस पर करनी चाहिए कि हमारी जान छूट सकती है। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने वैक्सीन लगवाने वाले अफराद का डेटा जारी किया है। 5 लाख अफराद में से 1000 अफराद ने बुखार की शिकायत की है, और एक शख्स में एलर्जी का केस भी सामने आया है। ये शिकायत उमूमन किस नौयत की होती हैं? देखें, हर भी दुनिया में जो भी दवाई ईजाद हुई है बेशमूल वैक्सीन, ज़ाहिर है उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और हमें ये देखना होता है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो, कि इसका जो भी लगवा रहा है, दवाई खा रहा है या टीके की सूरत में लगवा रहा है या वैक्सीन है, उसको फ़ायदे होने के किस कदर चांसेस हैं और उसको नुकसान होने के कितने चांसेस हैं। देखें, 5% जो भी वैक्सीन लगाते हैं, किसी किस्म की भी वैक्सीन हो, उनको ज़रूर थोड़ा बहुत बुखार होता है, जिस्म टूटता है, और उनको ये 1 या 2 दिन कैफियत रहती है और वो ठीक हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा उनको कोई पैरासीटामोल की गोली लेनी पड़ती है। इसी तरह एलर्जी भी, एनाफिलैक्सिस भी बहुत कम लोगों में पाया जाता है, 0.1% में। यानी कि अगर जैसे 5 लाख लोगों में 1 को एलर्जी की शिकायत हुई है, तो ये कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है पे करने के लिए कि अगर आप कोरोना से बचे रहें या कोरोना की वजह से आपकी जान को ख़तरा हो या ये सीरियस डिज़ीज़ हो। मैं समझता हूँ इस वक्त हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं। जनरली सारी वैक्सीन, चाहे वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, चाहे प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, चाहे वो साइनोफार्म है, कैंसिनो है, ZF2001 है जिसमें हम ट्रायल कर रहे हैं, ये अमूमी तौर पे सब की सब सेफ हैं और इनसे जान को कोई खतरा नहीं। बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है, और अच्छी बात यह है कि ये जो वैक्सीन पाकिस्तान में लगाई जा रही है इसके उतने साइड इफेक्ट्स नहीं जितने जो दुनिया में बाकी लगाई जा रही हैं, उनके ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स है। खैर, 8 लाख अफराद ने खुद को वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर करवाया। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में कितना खुशाइंद है कि काफ़ी बड़ी तादाद है लोगों की जो चाह रहे हैं कि वो वैक्सीनेटेड हो जाए? 8 लाख वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर हैं, या टिप ऑफ द आइसबर्ग हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत पॉपुलस कंट्री है, दुनिया में तीसरी मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने जा रही है। तकरीबन 22
करोड़ से ज़्यादा का मुल्क है, तो उसमें 8 लाख तो कुछ भी नहीं है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम हम 75% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दें, ताकि फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए और एक ऐसी इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए तमाम मुल्क में, जिसकी वजह से कोरोना का फैलाव रोका जा सके। तो इसलिए चाहे हम कहीं भी हैं, पाकिस्तान में किसी खित्ते में भी हैं, चाहे हम मर्द हैं, औरत हैं, चाहे हम 18 साल से ऊपर किसी भी उम्र के फ़र्द हैं, चाहे हमें हार्ट की बीमारी है, चाहे शुगर की है, चाहे ब्लड प्रेशर की है, चाहे हम अदवायात ले रहे हैं, चाहे हमारा स्टेंट हुआ हुआ है, बाईपास हुआ हुआ है, गुर्दा तब्दील हुआ हुआ है, हम सबको अपने मालिज के मशवरे से फौरी तौर पे जो भी वैक्सीन मुहैया है, चाहे वो 1 डोज़ की है कैंसाइनो की या 2 डोज़ की है साइनोफार्म की, ये फौरी तौर पे रजिस्टर होना चाहिए और ये फौरी तौर पे लगानी चाहिए। एक तो इसलिए कि आपकी ज़िंदगी बचेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तीसरी लहर है कोरोना की, ये बताइएगा कि इससे पहले जो 2 लहरें आई थी उनसे किस तरह से ये मुख्तलिफ है और क्या इसको ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया जा रहा है? बड़ी वजह है जो ये मुख्तलिफ है बाकी सर्जेस से जो पहले हुई 2 दफ़ा, कि ये B117 जो वेरिएशन आई है इस वायरस में और विद 2 म्यूटेशंस भी हैं उसमें, ये एकदम आई हैं। 17 वेरिएशंस आई हैं इस वायरस में, ये इसने अपनी साख्त थोड़ी तब्दील की है। और ये नई जो आई है B117 वेरिएशन, ये शुरू हुई साउथ अफ्रीका से और बहुत जल्द ये पहुंच गई इंग्लैंड में, यूके में। और यूके की ज़ाहिर है बहुत सारे पाकिस्तानी यूके में सेटल्ड हैं, वो जब अपने घरों को आए तो उसको साथ ले आए पाकिस्तान में, और इधर उन इलाकों में से आउटब्रेक शुरू हुई जहां मेजॉरिटी यूके पाकिस्तानी पॉपुलेशंस रहते हैं, जैसे मीरपुर वगैरह, पंजाब, लाहौर। तो इधर से आउटब्रेक अब फैल गई। इस वायरस की जो B117 वेरिएशंस आई हैं, इसकी वजह से इसके इन्फेक्टिविटी पोटेंशियल, यानी कि इसका एक इंसान से दूसरे इंसान को लगने की चांसेस 75 गुना 75% बढ़ गए। तो जाहिर है ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी और वही ये कर रही है। और दूसरा ये है कि पहले बच्चे प्रोटेक्टेड थे, अब बच्चों को भी ये लग रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे। और 75 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है ये वाला वेरिएंट। पहली जो 2 वेव्स थी, इसी वजह से ये गुजारिश है आपसे कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें। इस वक्त बड़ा क्रिटिकल सूरत हाल है और अगर केसेस और बढ़ते गए, खुदा ना करे, लेकिन ये वेरिएंट ऐसा है कि जो बहुत तेज़ी से फैलता है, ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है लोगों को। अच्छा, लोगों को यही सोचना है कि हमें इस लहर के दौरान ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि जिस तरह से पहले वायरस फैलता था ये उससे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन जो है वो साथ साथ जारी है, तो इसलिए थोड़ी सी उम्मीद जो है ना दिल में रहती है कि इंशाल्लाह ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि डॉक्टर साहब भी कहे थे कि दुनिया भर में जिस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, एस्ट्राजेनेका की बात करें, वो तो बहुत सारी कंट्रीज़, स्पेशली यूरोप की कंट्रीज़ में बैन कर दी गई है कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो साइनोफार्म वैक्सीन जो पाकिस्तान में इस वक्त लगवाई जा रही है, ये लोगों को लगाई जा रही है, उसके उस तरह से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी वैक्सीन लगवा लिया, तारिफ अलवी साहब ने भी वैक्सीन लगवा लिया। खैर अब कुछ पहाड़ चढ़ने। अच्छा, एक चीज़, अगर ये जो एक साजिशी थ्योरी है ना कि वैक्सीन नहीं लगवानी, पता नहीं कुछ चिप आपके अंदर चली जाएगी, कंट्रोल किसी और के पास चला जाएगा आपका तो वही वज़ीर आज़म ने भी लगवा लिया है, जो हमारे सदर है उन्होंने भी लगवा लिया है। अच्छा, ये वैसे पूरी दुनिया में, चले आपने बात करी दी है, अमेरिका समेत बाकी बहुत से मुल्कों में लोग गुरेज हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है जितना रश यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स में है, बड़ी जबरदस्त बात है। मतलब कुछ होंगे, लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जो समझ कुछ चिप चली जाएगी, खुदा का खौफ करें, थोड़ी सी रिसर्च। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके अंदर ना, आपकी बॉडी के अंदर चिप भेजे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। बिल्कुल, आपकी अब मुलाकात करवानी हमने एक पाकिस्तान के सबसे कम उम्र को पैमा से, इन्हें माउंटेनियरिंग का शौक है, शहरोज काशिफ। दुनिया भर में ये ब्रॉड बॉय के नाम से जाने जाते हैं। 17 साल की उम्र में सिर्फ उन्होंने सतह समंदर से 26,400 फीट की बुलंदी पर वाक़ पाकिस्तान की चौथी बुलंद तरीन चोटी है ब्रॉड पीक, उससे सर किया था जस्ट एट द एज ऑफ 17। आशा 17 साल की उम्र में शहरोज कई बुलंद और दुश्वार गुजार चोटियां सर करने के बाद अब दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करने के मिशन पर हैं। और अभी तक उन्होंने कौन कौन सी चोटियों को सर किया है, हमारे साथ शहरोज मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं और आगे उनके क्या प्लान्स हैं माउंट एवरेस्ट को सर करने के बाद, ये भी जानेंगे। शहरोज, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ये शौक किस तरह से हुआ? आप इतने यंग हैं माशाल्लाह से और अभी तक आप कई चोटियां सर कर चुके हैं, ब्रॉड बॉय के नाम से आप जाने जाते हैं,
तो ये शौक आपको कहाँ से हुआ? अभी एज क्या है आपकी? मेरी एज जो है वो अभी 19 ईयर्स ओल्ड। मैं अभी पिछले मार्च में 19 ईयर्स का हूँ, 11 मार्च को। और मैंने 11 साल की उम्र से जो है ये अपने ट्रैकिंग करियर का आगाज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 3000 मीटर से लेके जो मेरा 8000 मीटर तक की चोटियों का सफ़र है, इसको तकरीबन 8 साल लगे हैं पूरा होने में। ठीक है, शौक आपको किस तरह से हुआ? घर में और भी कोई था? अपने वालिद साहब के साथ जाते थे या किसी और को आपने देखा था कि ये माउंटेनियरिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो मुझे भी ये करना चाहिए? 11 साल का था तब मैं फ़ादर के साथ शोकरान वैली के अंदर गया ऑफिशियल ट्रिप में, फ़ादर के ऑफिस के। तो वहाँ पे मैंने देखा कुछ ट्रैकर्स और कुछ क्लाइंबर्स को जो है वो मकड़ा पीक की तरफ जा रहे हैं। तो एज अ किड मैंने भी जिद की कि मैंने जाना है, क्योंकि मेरी इमेजिनेशन के मुताबिक वहाँ पे घर हो सकता था, वहाँ पे क्रिकेट का मैदान हो सकता था। तो लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझे जाने दिया और जब मैं टॉप पे गया तो मेरी इमेजिनेशन के मुताबिक वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ एक ऐसी सेंस ऑफ अचीवमेंट थी जो कि मुझे दुनिया की बुलंदतरीन चोटियों पर ले गई। तो वो मतलब नेचुरली आपके अंदर से माउंटेन्स जो हैं वो दे वुड कॉल यू। अच्छा ये बताएं कि बड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है, रिगरस, और टाइम कैसे निकालते हैं आप? साथ आपकी स्टडीज़ भी ज़ाहिर जारी होंगी। जी मैं स्टडीज़ जारी हैं, लेकिन फिल वक्त मेरी स्टडीज़ जारी नहीं है क्योंकि आई एम जस्ट डन विद माई FSC एग्ज़ाम्स। तो मैंने तकरीबन कोई साल 2 साल पहले अपनी FSC कंप्लीट की थी, लेकिन ड्यू टू कोविड भी आ गया था बीच में और बाकी सब चीज़ें भी आ गई थी, तो मैंने सिर्फ अपनी माउंटेनियरिंग पे अभी तक फोकस किया। तो इंशाल्लाह आफ्टर एवरेस्ट इंशाल्लाह जब मैं सर करूँगा उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखूँगा। अच्छा शहरोज़, ब्रॉड पीक आपने इस चोटी को जब सर किया, वो आपका सफ़र कैसा रहा? ब्रॉड पीक का जो सफ़र था वो 45 डेज़ का था। 45 डेज़ के अंदर मैंने ब्रॉड पीक को सर किया। -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मैंने बेयर किया वहाँ पे, और वहाँ पे आपके जो है वो हाथ पैर बिल्कुल जमने का इम्कान होता है, फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया और हाई अल्टीट्यूड सबरेलिडीमा जैसी बीमारियाँ जो है ना, जिन तो वो आपके सर पे ना एकदम मंडला रही होती हैं। तो फिज़िकल फिटनेस थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, और 45 डेज़ के अंदर जो है मैंने पाकिस्तान की चौथी बुलंदतरीन चोटी पे जो है वो पाकिस्तान का झंडा लहराया और दुनिया का कम उम्र तरीन कोहिमा बना जिसने ब्रॉड पीक को सर किया। बिल्कुल ऐसे ही शहरोज़ बहुत मुश्किल भी होता है और बहुत ख़तरनाक भी होता है, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि बहुत सारे ख़तरे साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन वो क्या आपका जज्बा होता है जो आपको लेकर चलता रहता है कि नहीं मुझे ये चोटी जो है सर करनी है, अपना गोल अचीव करना है, क्योंकि जान का भी ख़तरा होता है? हर चीज़ के लिए जो है ना विल पावर होना ज़रूरी है आपकी। जब तक एक इंसान के अंदर विल पावर नहीं होगी वो कुछ नहीं कर सकता। तो हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जो ड्रीम्स होते हैं मेरे वो बड़े होते हैं, और अगर मैं उनको अचीव ना भी कर पाऊँ तो ये मेरा फेलियर नहीं होता। मेरा फेलियर ये होता है कि मेरे ड्रीम्स बहुत छोटे हैं और वो मैं उनको अचीव कर लूँ। सही। अच्छा अभी शहरोज़ किस टीम के साथ इरादा है आपका माउंट एवरेस्ट सर करने का? मैं 7 समिट्स के साथ जा रहा हूँ। नेपाली ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं इट्स अ कंपनी। तो नेपाल के जिन्होंने अभी विंटर्स के अंदर K2 किया है, जिस टीम के साथ वो लोग आए हुए थे उस टीम के साथ मैं समिट करने जा रहा हूँ। 7 समिट्स हैं उनकी, दावा शेरपा की। तो मेरे साथ जो है वो और भी लोग होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से मेरे साथ कोई क्लाइंबर नहीं है इस वक्त। शहरोज़ ये बताएं कि ब्रॉड पीक के बाद डायरेक्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, तो दरमियान वाली जो चोटी है उनके बारे में ख्याल नहीं आया? वो ख्याल इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये पूरी एक कैलकुलेशन है। जब भी एक क्लाइंबर किसी चोटी का प्लान करता है तो उसके पीछे पूरी एक स्टोरी होती है। मैंने एवरेस्ट को इस वजह से चूज़ किया क्योंकि मेरा जो मिशन है वो दुनिया की 14 बुलंदतरीन चोटियाँ समिट करना है, लेकिन एवरेस्ट उन सबसे ऊपर है। तो जब मैं एवरेस्ट करूँगा तो उन तमाम चोटियों की हाइट्स को कवर कर सकता हूँ और उसका एक्सपीरियंस ले सकता हूँ। सही। शहरोज़ बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप माउंट एवरेस्ट सर करने जा रहे हैं, और जो सालों का सफ़र है वो महीनों में बड़ी काबिल भरोसा टीम है वैसे जिसके साथ वो जा रहे हैं। और वो नेपाल में तो वैसे भी रिसेंटली उन्होंने दोबारा माउंट एवरेस्ट को खोला है फॉर द माउंटेनियर्स, और जो शर्पास है वहाँ पे वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा उनकी एक एक्सपर्टीज़ है। और ऑल द वेरी बेस्ट के पाकिस्तान का नाम रोशन हो। अगर बिल्कुल ऐसे ही। आप एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर अहम टॉपिक्स उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस आखिरी हिस्से में हमें आपकी मुलाकात करवानी है एक बहुत ही टैलेंटेड गायक से, ताजदार हरम
क्या बात है, क्या बात है। स्पेशल गेस्ट है, मतलब स्पेशल गेस्ट है हमारे आज हम के। तो इनके वालिद के इनके दादा के फैन है, पूरा पाकिस्तान उनका फैन है। अमजद साबरी साहब के बड़े बेटे हैं, वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं, मुजद्दिद साबरी साहब। और वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। मुजद्दिद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये वेरी मच फॉर शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक आप क्या कुछ अपने वालिद का, अपने दादा का गा चुके हैं, उनकी लेगेसी को आपने इसी तरह से लेकर चलने का फैसला किया कि मैंने उन्हीं की लेगेसी पर चलना है? ये तो व्यूअर्स जो हैं मेरे वालिद साहब के, मेरे दादा के चाहने वाले जो हैं, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि मैं लेगेसी लेके चलूं अपने वालिद साहब और दादा की, क्योंकि मेरे पीछे एक 60-70 साल की मेहनत वेट कर रही है। क्योंकि मेरे वालिद साहब की 20 साल की मेहनत, मेरे दादा की 50 साल की मेहनत, जो लोगों को अब मुझ में नज़र आ रही है। एक इसमें बर्डन भी है, थोड़ा जिम्मेदारी है एक लेगेसी को लेके चलने की। बस यही है कि जब व्यूअर्स चाह रहे तो बस आप सबकी दुआ चाहिए इंशाल्लाह। आपकी वीडियो देखी जो अभी आपने रिसेंटली शेयर की है, और उसने तमाम पाकिस्तान को एक दफ़ा प्रॉपर याद ताज़ा करा दी, आपके वालिद की, आपके दादा की, छोटे दादा की। हम जो पहले बात कर रहे थे कि ख़ास तौर पे आपके जो दादा और उनके छोटे भाई, वो जो शायरी थी वो खुद लिखते भी थे, ज़ौक़ बहुत ज़बरदस्त था उनका अदब का, और फिर कंपोज भी करते थे, और फिर वो लेजेंडरी कवालियाँ उन्होंने बनाई हैं। कितनी ज़बरदस्त होती थी कि वो अभी तक चल रही हैं, और जब भी सुने वो नई महसूस होती है। ये तो वैसे बुजुर्गान दीन का सदका है, जिनके नाम पे हम कवालियाँ पढ़ते हैं और लिखते हैं। ये मेरे छोटे दादा, मेरे उस्ताद हाजी मकबूल अहमद साबरी, उन्हीं की कंपोज की हुई, उन्हीं ने शायरी खुद की हुई। वो आज इतनी कि जो हमारे अलावा भी कवाले वो भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अब सरहद पार भी जाकर वो जो है ना, ये सारी धुनें पढ़ी जा रही हैं, सारे ये पढ़े जा रहे हैं। ये बताइए कि आपने ये सोचा था कि आपने यही करना है, या मेरा इसमें मूड नहीं था? सीरियसली मैं बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इसमें नहीं था कि मैं म्यूज़िक में या कवाली में किसी भी फील्ड में आगे आऊँगा। लेकिन मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई मेरा मुहिब अली, उनको थोड़ा शौक था शुरू से कि वो म्यूज़िक वाली साइड पे आएंगे। मेरा इतना शौक नहीं था, लेकिन फिर बाद में वालिद साहब के इंसिडेंट के बाद लोगों ने मतलब मुझसे एक्सपेक्टेशन लगाई, और फिर जब मैंने इसको कवाली को पढ़ा, अपने बुजुर्गान दीन के बारे में पढ़ा, तो एक अलग कनेक्शन बन गया, रूहानी कनेक्शन बन गया। तो फिर मैंने सोचा कि इसे लेके चलना चाहिए। मुजद्दिद, जब पढ़ी कवाली पहली दफ़ा, और जो रिकॉर्ड भी की, उससे पहले भी ज़ाहिर है पढ़ी होगी, प्रैक्टिस की होगी, तो तान लगाई वो बाकायदा, क्या मतलब इसकी कोई प्रैक्टिस की, या ये इट इज़ नेचुरली इन देयर के मतलब वो वही वर्षा जो अंदर चल रहा है, ज़ाहिर है वो तो होगा। अब मैं आपको कोई भी चीज़ जो है ना बगैर प्रैक्टिस के अच्छी नहीं लगती। मेरे वालिद साहब के इंसिडेंट को अब रमज़ानों में 5 साल हो जाएंगे। मेरे 2016 के बाद, मैं तब 13 का था, 2016 में जब मेरे वालिद साहब का इंसिडेंट हुआ था, तो तब मुझे मेरी फैमिली ने आगे नहीं कि उस टाइम से इन नहीं किया, क्योंकि मेरी स्टडीज़ वगैरह का भी था। अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस ये पेपर्स के बाद यूनिवर्सिटी में जाने लगूँ, तो मैंने कहा अभी से करते हैं तो आगे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो ये जो पीछे 4 साल का जो गैप आया ना, इसमें सबको लगता है कि मैंने सिर्फ घर बैठा और पढ़ाई की। इसमें जो असल मेरी मेहनत थी वो इन 4 सालों में मेरे उस्ताद ने और मेरे घर वालों ने, सब ने मेहनत करवाई ऐसे, और फिर अब मुझे इस स्टेज पे छोड़ा है कि अभी भी मैं इतने प्योर म्यूजिक, मैं सारी ज़िंदगी भी कोशिश कर लूँ ना, मैं पूरा म्यूजिक नहीं सीख सकता। बिल्कुल ऐसे, और अच्छी बात यह है कि आपने अपनी स्टडीज़ जो हैं वो बीच में नहीं छोड़ी हैं, उसको भी आप कर रहे हैं। तो हमारे पास मौजूद हैं मुजद्दिद, तो कुछ सुनना लें इनसे थोड़ा। एब्सोल्युटली, कुछ सुना दीजिए, सुनाएं जरा कुछ। कोई फरमाइश? इरशाद इरशाद। ताजदारे हरम। बिल्कुल। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, तो जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदार हरम हो निगाह करम, ताजदार हरम, ताजदार
हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे। याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम हरम। जबरदस्त। आपने देखा कि वैसे जब बात करें तो कितने सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन जब ट्रेनिंग है उनकी, वो ट्रेनिंग जो है ना, अमजद साबरी साहब याद आ गए। क्या बात, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब पूरी लीनियज एक दफ़ा वो दोबारा से रिकॉल हो जाता है, जो आपके दादा, आपके वालिद, ऑल द वेरी बेस्ट मुजद्दिद, मतलब कमाल। आप अल्लाह ताला आपको उन्हीं बुलंदियों पर पहुंचाए, उतना ही कामयाब करे और हमें कुछ मजीद और सुनने का मौका मिले आपसे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताएं, आगे आपका यही करने का प्लान है या फिर इसको आप सिर्फ एक शौक के तौर पर रखना चाहते हैं? प्रोफेशन जो है वो आप किसी और चीज़ को चुनना चाहते हैं? नहीं, अब प्रोफेशन तो इसी चीज़ को लेके चलना चाहते हैं, लेकिन अब शौक जो दूसरे उनको साथ रख के चलेंगे कि कव्वाली तो, क्योंकि ये लेगेसी, इसको मैंने कुछ करूँ ना करूँ, कव्वाली करनी लाजमी है। बड़ी वायरल हुई आपकी वीडियो, आपसे रब्ता भी किया होगा म्यूजिक डायरेक्टर्स ने या कंपोजर्स ने या म्यूजिक डायरेक्टर्स ने? मुझे बहुत इवेंट्स वगैरह मतलब कॉल आई, और मुझे अभी एक स्टूडियो से भी कॉल आई थी कि आपके साथ एक सूफ़ी प्रोग्राम जो रिकॉर्ड करना है, तो उनसे अभी रब्ता ही चल रहा है। तो पहले तो मतलब मैं सारे सोशल मीडियाज़ पे कर रहा था, लेकिन फिर अभी रिसेंट ये कुछ 2-4 चीज़ें वीडियोस ऐसी वायरल हो गई, तो मतलब मुझे और भी चैनल से कॉल आई, मैं उधर भी हो क्या, अभी इधर से भी अब कॉल आई है। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला और कामयाब करे। बिल्कुल ऐसे ही। कव्वाली आप पढ़ते हैं, इसके अलावा वैसे शौक है गाने का? प्लेबैक सिंगिंग का बहुत शौक है। अच्छा। और मुझे मेरे और भी डिफरेंट काफ़ी शौक है। मुझे फिल्म मेकिंग का बहुत शौक है, डायरेक्शन का शौक है, और मतलब मुझे गाड़ियों की रिस्टोरेशन करने का बहुत शौक है। वाह वाह, शौक बहुत सारे हैं। कितनी डाइवर्स है शौक। ठीक है, अपनी पसंद का कुछ सुना दें। मेरी पसंद का? अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का। मेरी पसंद का तो वो, क्योंकि एक मेरी जो पसंद है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ये मेरे ख्याल से इतना लंबा शो है नहीं। तो कोई एक मुखड़ा सुना कुछ भी। फिर भर दो झोली सुन लें। वाह वाह, सुनाइए। क्योंकि आज बाबर के जुम्मे का दिन है, क्या पता इस बार का इलाही में हमारी दुआ कबूल हो इंशाल्लाह। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन का डाली। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। अब मैं आपको इन कव्वाली का बैकग्राउंड बताता हूँ। ये जो एक्चुअल कव्वाली है ना, ताजदार हरम भर दो झोली, जो मेरे दादा ने पढ़ी, ये एक कव्वाली 3-3 घंटे की है, 2.5-3 घंटे की एक कव्वाली है, जिसको मेरे वालिद साहब ने शॉर्ट करके उनकी यूथ के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से, जैसा आवाम ने सुनना चाहा, उसको मॉडर्नाइज किया और शॉर्ट किया। अब मेरी भी यही कोशिश होगी कि मैं अपने तरीके से उसको मॉडर्नाइज करूं, जो आज की यूथ को पसंद आएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है यूथ को बुजुर्गाने दीन के बारे में म्यूज़िक से रिलेट करके उन्हें बताया जाए, क्योंकि मतलब कुछ लोगों को नहीं पता लगता, वो अपने इस्लाम से, दीन से थोड़ा दूर चले जाते हैं, रॉकिंग पॉपिंग वाली साइड पे। सूफियाना कलाम की तरवीज हो उस अंदाज में कि जिसमें ज़्यादा बेहतर समझ आ सके, मॉडर्नाइज करके। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया मुजद्दिद, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी स्टडीज़ जो हैं वो भी कंप्लीट हो और आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब हो, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे तो शो के लिए टाइम याद आ गए, साबरी ब्रदर्स भी याद आ गए, अमजद साबरी साहब भी याद आ गए हैं, अकबर, खूबसूरत। मतलब ये अल्लाह ताला ने कामयाब करे और एक पूरी झलक उसमें, और उसके अलावा आप म्यूजिक बनाएं, अच्छा बनाएं और कंपोज भी, जैसे आपने कहा, तो ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। इसके साथ ही वक्त जो है ख़त्म हो गया हमारे शो का। अब आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।